हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में बच्चों हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलेन के एक बहुत ही शानदार टॉपिक को देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम। ये आपके पहले चैप्टर से केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलेन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम। तो इसलिए बच्चों इसको आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भाई पूरे 4 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए इग्नोर तो करना ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। बाकी बच्चों एक प्लेलिस्ट जो बनाया है उसमें आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी वीडियोस चैप्टर वाइज मिलेंगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए समझ लेते हैं कि राउल्ट का नियम कहता क्या। देखिए बच्चों, राउल्ट का नियम, ये वैज्ञानिक का नाम है राउल्ट, ठीक। अब इन्होंने क्या है, एक नियम दिया है, उसी को राउल्ट का नियम कहा जाता है। अब इसमें राउल्ट के नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। रटना नहीं बच्चों, हम हमेशा से बोलते हैं, इसको बस समझना है। चलिए समझते हैं। देखिए क्या है कि हमने क्या है, एक जार ले लिया, लाइक दैट। मान लेते कोई पात्र है, बर्तन है, और इसमें बच्चों हमने भर दिया विलायक। अब विलायक का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि भाई विलायक क्या होता है। विलायक क्या होता है बच्चों, जैसे जल हो गया विलायक, यानी विलेन में जिस घटक की मात्रा अधिक हो उसको अपन बोलते हैं विलायक। तो ये हो गया विलायक। जैसे इसमें हमने पानी भर दिया है तो ये हो गया है अब विलायक। अब राउल्ट का नियम क्या बोलता है बच्चों, उसको समझते हैं। तो राउल्ट का नियम ये कहता है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दे। अब वैद्युत अनपघट्य का मतलब बच्चों जैसे यूरिया भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, और शर्करा यानी जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज, शर्करा जिसको चीनी कहते हैं एक सीधी सी लैंग्वेज में, तो वो चीज ये सबके सब वैद्युत अनपघट्य होते हैं। अगर वैद्युत अपघट्य की बात करें बच्चों तो इसमें NaCl हो गया, KCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो ये सब वैद्युत अपघट्य है, यानी इनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो जाएगी तो ऐसे पदार्थ वैद्युत अपघट्य कहलाएंगे। जब मतलब ऐसे पदार्थ जिनके घोल में धारा ना बह सके उसे वैद्युत अनपघट्य कहेंगे। जैसे भाई यूरिया हो गया, तो यूरिया में धारा का प्रवाह नहीं होगा अगर यूरिया का घोल आप बनाते हो। और उसके बाद जैसे ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज के जलीय विलयन में धारा नहीं बहेगी। शर्करा हो गया बच्चों, तो शर्करा के भी जलीय विलयन में धारा नहीं बहेगी। लेकिन अगर इन सबका घोल तैयार करोगे तो धारा का प्रवाह होगा। तो ये नियम ये कहता है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दो। जैसे हमने क्या किया बच्चों, इसमें कोई ऐसा पदार्थ घोल दिया जो अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य, ठीक। कौन सा पदार्थ, वैद्युत अनपघट्य। अनपघट्य का मतलब ही वही होता है बच्चों कि जिसके जलीय विलयन में धारा ना बह सके, तो वैद्युत अनपघट्य में यही पदार्थ आएंगे, ये चीज, ठीक। तो इनमें से कुछ भी घोल दिया जाए। अब जब ये घोल देते हैं तो अवाष्पशील पदार्थ मतलब घोलने पर वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होगा, मतलब ये होगा कि बच्चों जो वाष्प दाब में कमी होगी वो इस पदार्थ के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही होता है राउल्ट का नियम। समझिएगा ध्यान से बच्चों, हमने क्या बोला, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कहा कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दिया जाए तो वाष्प दाब मतलब विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होगा, इस विलयन के वाष्प दाब में, इस विलयन के बच्चों वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। अवनमन का मतलब होता है कमी। जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा बच्चों, जैसे कोई चीज आप उबाल रहे हो, तो उबाल रहे हो, जैसे ही कोई अन्य पदार्थ उसमें आप डाल देते हो तो भाई जो उबलने की क्षमता है वो मतलब वो धीमा हो जाता है, वो फिर धीमे धीमे उबलने लगता है, ये चीज होता है। तो वही चीज यहां पर है
कि राउल्ट का नियम ये कहता है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोल दिया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो इस पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है। बस सीधी सी बात है और कुछ भी ना है। तो भैया परिभाषा हम लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अब देखिए भाई ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, लिखेंगे बच्चों, क्या लिखें कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश कह लें, कुछ भी, मोल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। ये होता है बच्चों राउल्ट का नियम। सिंपल सा है, रटना नहीं है। हमने आपको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझाया कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोल देते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब में जो कमी होती है वो किसके बराबर होती है, विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। इसको हमने क्या बताया कि जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, अवनमन का मतलब होता है कमी, वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। विलेय के मोल प्रभाज के क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, सीधी लैंग्वेज में इसको बोले तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वाष्प पदार्थ का जो अपेक्षिक अवनमन होता है इसको लिखते हैं बच्चों P नॉट माइनस PS अपान P नॉट बराबर, ये मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो भाई मोल प्रभाज में क्या है, किसी घटक के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे कुल घटक, मतलब यहां पर स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख देंगे, ये चीज। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाता है। ठीक, यही आपका क्या होता है, राउल्ट के मतलब राउल्ट का नियम हो जाता है। अब राउल्ट के नियम में ये चीज तो हो गया, लेकिन तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है उसको समझिएगा, क्योंकि ये तो आपका केवल परिभाषा है। ठीक है ना, ये केवल आपका परिभाषा है राउल्ट के नियम का, बट आगे क्या करना है वो समझते हैं। अब देखिए बच्चों, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, क्योंकि हमेशा जो पूछता है वो केवल तनु विलयन के ही लिए पूछा। ठीक, तनु विलयन के लिए क्या होगा, अब तनु विलयन का मतलब क्या होता है बच्चों, तनु का हमने बताया था कि जिसमें भाई विलेय की जो सांद्रता है वो कम हो। तो तनु विलयन के लिए जो आपका फार्मूला है बच्चों N प्लस कैपिटल N है वो बराबर लगभग किसके हो जाता है, केवल वहां पर हम N लग। ठीक है ना, कब, ये तनु विलयन के लिए। जब हम ये कर देंगे तो आपका जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था बच्चों, P नॉट माइनस PS था अपान P नॉट बराबर, अब भी ऊपर तो n रहेगा और नीचे जहां n प्लस n है देख सकते हैं यहां पर नीचे बच्चों ये जो चीज है इसके स्थान पर हम केवल कैपिटल N ही रखेंगे, तो यहां पर हम कैपिटल N रख दिए। ठीक है, अब इसको आगे हम अगर लिखेंगे तो P नॉट माइनस PS
अपान पी नॉट, इसी को बोला जाता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, बराबर ये n बराबर क्या होता है बच्चों, n मोलों की संख्या है, ये पहले से इसको बता चुके हैं। अब मोलों की संख्या n बराबर होता है W बाई m, अगर कैपिटल N हो तो भाई कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाता है ना। तो इसके स्थान पे रखेंगे हम W बाई m और इस वाले कैपिटल के स्थान पे रखेंगे ये W अपान m, ये कैपिटल में रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम इसको लिख सकते हैं P नॉट अपान PS अपान ये P नॉट बराबर, इसको थोड़ा सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों W बाई m गुणे, तो भाई ये ऊपर चला जाएगा तो ये m अपान ये W। ठीक है ना भाई, ये बटे का बटे है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, m ऊपर चला जाएगा। यही आपका मेन फार्मूला होता है राउल्ट के नियम का, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अब बच्चों यहां से थोड़ा सिंबल जो इसका है जानना बेहद जरूरी है कि भाई P नॉट क्या है, PS क्या है, स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, कैपिटल W क्या है, कैपिटल M क्या है, सिंबल जानना बेहद जरूरी है बच्चों, नहीं तो न्यूमेरिकल भाई कैसे लगाओगे। ये P जो नॉट है इसको बोला जाता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या बोलते हैं बच्चों, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इसको कहा जाता है। PS क्या है, तो ये विलयन का वाष्प दाब, S मतलब सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब। ठीक, अब उसके बाद स्मॉल w क्या है, तो भाई इसको पहले भी बताया था बच्चों, विलेय का भार, विलेय का भार। स्मॉल m क्या है, तो विलेय का अणु भार, विलेय मतलब जो चीज घोला जाता है, विलेय का अणु भार। ठीक, विलेय का अणु भार। कैपिटल W क्या है, तो भाई ये विलायक का भार है, क्या है बच्चों, विलायक का भार। ठीक, और कैपिटल M क्या है, तो विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार। ठीक, ये चीज हो जाता है। ठीक है ना, मतलब जो आपका प्रमुख है वो ये है, इसके पहले जो आपने देखा ये चीज, तो ये चीज तो बच्चों क्या था, नियम है कि भाई ये नियम ये कहता है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोल दोगे तो विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन होगा इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ये मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो हमने इसको रख दिया। बाकी बच्चों जो राउल्ट का नियम है वो केवल तनु विलयन के लिए ही होता है, तो इसलिए तनु विलयन के लिए ऐसी सिचुएशन में जो n प्लस कैप मतलब ये n क्या है, तो ये विलेय के का मोल है। ठीक, ये इस कैपिटल M n क्या है, तो विलायक का मोल है, तो इसके स्थान पर ये रख देते हैं, तो यहां से भाई ये आपका फार्मूला निकल कर आता है। क्लियर, अब इसको देख लेते हैं बच्चों, इसमें राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक, फिर उसके बाद स्क्रीन शॉट करने का मौका भी देंगे। तो भाई यहां पर लिखेंगे कि राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं हैं, मतलब राउल्ट का नियम भाई क्या बोलता है, ये चीज ध्यान देना। ठीक, पहला बच्चों यह तनु विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक, दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज होता है कि यह वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। अभी पहले इसके पहले भी बताया ना, विलयन पर लागू होता है। ठीक, मतलब बच्चों ये क्या है, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। जैसे हो गया, हमने वैद्युत अनपघट्य में क्या आता है हमने बता दिया ना, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, सबके सब वैद्युत अनपघट्य हैं, तो इनका जो घोल होता है उसी पर राउल्ट का नियम काम करेगा, बाकी वैद्युत अपघट्य पर नहीं। ठीक है ना। तीसरी चीज बच्चों, तीसरी चीज ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि यह अवाष्पशील, ये भी तो बताया, परिभाषा में ही बताया था, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, ये चीज। अब इसके अलावा एक और भी लिख सकते हैं बच्चों कि इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, इसमें
ताप स्थिर होना चाहिए। ठीक, मतलब ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। ठीक, मतलब राउल्ट के नियम का भाई पालन कब होगा? जब विलयन तनु होगा, वैद्युत अनपघटित पदार्थ का विलयन होगा, आवासशील पदार्थ का विलयन होगा, और इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। ये जब मतलब ये अगर भाई इन सबको वो फॉलो करता है तभी राउल्ट का नियम लागू होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? चलिए बच्चों, अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए थोड़ा। ठीक, ये आपका मेन है, 4 नंबर का टॉपिक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। इतना कर लीजिए, पहले हो गया। उसके बाद भाई इसको कर लीजिए। ठीक है, ये तनु विलयन के लिए क्या आपको है। अब उसके बाद फिर ये चीज आपके राउल्ट के नियम की सीमाएं, हो गया। चलिए, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।